नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 17 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। कल का अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मंथली मैगजीन हो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है न्यूज़पेपर का एनालिसिस। खुद से भी करना या करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप फैक्ट पढ़ते चले जा रहे हैं तो उससे नहीं बात बनेगी। लाल सागर को इतनी बार हम लोगों ने पढ़ा, लाल सागर के बारे में, लाल सागर का संकट पढ़ा कि किस प्रकार से स्वेज कनाल को बाधित किया जा रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर फायरिंग होती है, अटैक वगैरह होते हैं। उसके पश्चात से यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा कि लाल सागर में कोई नदी गिरती है या नहीं गिरती है, यानी कि उस जगह को आपको ऑक्सफोर्ड एटलस पर डिटेल में देखना था कि भाई इसमें कोई नदी आती है कि नहीं आती है, वर्षा का कैसा क्षेत्र है। वर्षा का क्षेत्र तो सूखा वाला है, लेकिन एक भी नदी अगर गिरती होगी उसमें तो दूसरा स्टेटमेंट उस सवाल का गलत हो जाता है। यूपीएससी के पेपर देखिएगा ज़रा ध्यानपूर्वक, ज़रूर देखा कीजिए। जो भी पीसीएस या यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं उनके पेपर को डिटेल में घंटों बैठकर एनालिसिस किया कीजिए। मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को या पूरा पेपर को भी सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगा 1-2 दिन में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने जीएस के सवालों को देखा होगा, कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि पेपर बहुत आसान था। पेपर आसान नहीं था। पिछले साल से कंपेयर करेंगे, पिछले 2-3 सालों से कंपेयर करेंगे, 2019 के पश्चात से यूपीएससी का पेपर बिल्कुल ही बदल गया था। तो 19 से 23 के बीच में सबसे ख़राब पेपर आया है। 24 में पहले के जो पैटर्न थे उसी पर आधारित पेपर आए हैं इस बार। तो ये क्या दिखाता है कि भाई कई बार लक भी मैटर करता है। अब 19 से 24 के बीच में जिनका अटैम्प्ट चला गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे 19 से 23 के बीच में जिनका अटैम्प्ट चला गया होगा, उनके लिए बैड लक था कि भाई 24 में आसान पेपर आया। कंपेयर करें अगर हम तो सीसेट का पेपर भी आसान नहीं था, लेकिन कंपेयर अगर हम पहले से करेंगे तो तुलनात्मक रूप से पहले के सालों के तुलना में आसान था। लेकिन यूपीएससी का पेपर है, अगर आप रूम पर बैठ कर एनालिसिस कर रहे हैं उसको, तो ये सही तरीका नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल का दबाव, पैटर्न सब कुछ अलग होता है, वहाँ का माहौल ही अलग होता है। आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो कट ऑफ तो कम कोई ऐसा है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, 100 के पार चला जाएगा, इस तरह का नहीं होगा। 100 के आसपास में ही कट ऑफ रहेगा। 195 ±5। बेसिक जो टॉपिक होते हैं ना, इकोनॉमिक्स को आप देखिएगा, पॉलिटी को ध्यान से देखिएगा। जो लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं वो कई सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते थे। 2 दिन पहले मैंने लोकसभा का सभापति आपको पढ़ाया था, उससे सवाल पूछा गया है। आपको मैंने क्या क्या नहीं पढ़ाया हुआ है इसमें से, ईयू वाला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। साहेल क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब सूडान संघर्ष आया था, तो ये सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं आपके, ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ज्योग्राफी के सवाल आसान पूछे गए, नदियों को मिलान करने के लिए बोला गया है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसे ही करके है सवाल। साइंस एंड टेक के जो सवाल हैं वो थोड़े से कठिन रखे गए हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के सवाल जो हैं वो 2 भागों में हैं। जो हैं वो बहुत ही आसान हैं और कुछ सवाल बहुत ही कठिन है, उसको आपको टच नहीं करना चाहिए था। तो पेपर में बेसिक के टॉपिक अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री का पोर्शन लगभग में गायब है, बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। एंशियंट और मिडिवल के सवाल जो हैं बहुत ही कठिन पूछे गए हैं, बहुत ही कठिन है उसमें। तो पेपर को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैं आपसे बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समझें पैटर्न को। बीपीएससी का जो पैटर्न होगा वो इस तरह का नहीं होगा, लेकिन बेसिक टॉपिक को हर सब्जेक्ट में, हर एग्ज़ाम में कवर किया जाता है। बेसिक्स को मजबूत कीजिए, अपने जो शुरुआत के टॉपिक होते हैं उनको पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र से सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन में। मैपिंग से भर के सवाल पूछा गया है, इंटरनेशनल न्यूज़ से पूछा गया है सवाल। तो न्यूज़पेपर को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, कवर करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपका काफ़ी बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। न्यूज़पेपर का पीडीएफ जो मैं देता हूँ एनालिसिस का, उसको रिवाइज़ किया कीजिए। कोई ऐसा तय नहीं होता है कि हर एग्ज़ाम में क्या इसी प्रकार का आएगा, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कोई एक सोर्स अगर सबसे ज़्यादा मायने रखता है किसी भी एग्जामिनेशन में तो वो है न्यूज़पेपर का एनालिसिस। किसी का भी देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, किसी का भी देखिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर, खुद से भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और बेसिक्स को मजबूत कीजिए। बेसिक का रिवीजन कीजिए बार बार। एग्जामिनेशन में आपको सवाल, रूम पर बैठ के यूपीएससी के सवालों को हल्का बोल रहे हैं आप एग्जामिनेशन में इन्हीं सवालों को आपके सामने दे दिया जाए तो आप नहीं हल कर पाएंगे उतनी आसानी से। प्रेशर अलग होता है, माहौल अलग होता है। तो ध्यानपूर्वक थोड़ा सा तैयारी कीजिए। आपके लिए अभी 3-4 महीने हैं,
तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा उसकी आप तैयारी कीजिए अच्छे से, बेसिक को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए जितना तक हो सके। करंट अफेयर जो मैं पढ़ाता हूँ उसको सीरियसली लीजिए। कई सारे बच्चों ने वीडियो देखना छोड़ दिया है, उनको लगता है कि पीटी का एमसीक्यू लगा लो इससे हो जाएगा, कतई नहीं होने जा रहा है। ठीक है, देखिए आज के टॉपिक क्या क्या हैं। आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे किसको, तो काफिला प्रणाली ये चर्चा में है। कतर में पता ही होगा आपको, आग लग गई, आग की घटना हुई थी जिसके पश्चात कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि भारत के मजदूर लोग जो बाहर रहते हैं वो किस स्थिति में रहते हैं। उसके साथ ही आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इनक्वाइस एक भारत सरकार का संगठन है जिसने अल नीनो और ला लीना को प्रिडिक्शन करने का एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, उसको हम लोग देखेंगे। साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके लिए, तो उस सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये कल आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड में पीस समिट आयोजित किया गया है, जिसमें यूक्रेन और रूस के युद्ध के पश्चात से पीस समिट का आयोजन किया गया पहली बार। इसमें भारत भी भागीदार रहा, भारत ने भाग लिया, लेकिन भारत ने यूक्रेन का जो स्टेटमेंट था उस पर अपनी हामी भरने से मना कर दिया। भारत ने यूक्रेन के जो स्टेटमेंट है उस पर अपनी जो सहमति है वो व्यक्त नहीं की है। भारत ने एकमात्र चीज़ बोला है कि आपको पीस के लिए, शांति के लिए बातचीत पर और डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होते हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस होता है और बातचीत होता है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो होता है और बातचीत जो होता है उसी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, तो बातचीत शांति तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप शांति तक पहुंच नहीं सकते हैं। इस पीस समिट में जिसके साथ सबसे बड़ा समस्या है उसी को नहीं बुलाया गया था। सोचिए ज़रा किस प्रकार का पीस समिट होगा, कितना दिखावा होता है पूरी दुनिया में। इसमें रूस को इनवाइट नहीं किया गया था, इसमें रूस इनवाइटेड ही नहीं था, और रूस और यूक्रेन का ही वॉर चल रहा है, और ये पीस समिट का आयोजन स्विट्ज़रलैंड में किया गया था। तो भारत ने यूक्रेन का जो स्टेटमेंट था, यूक्रेन का जो पक्ष था, यूक्रेन का जो पत्र था, उस पर भारत ने सहमति नहीं दर्ज की है, बल्कि भारत ने बोला है कि हम केवल एक क्लॉज को मानते हैं, वो है ये कि बातचीत और डिप्लोमेटिक द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो शांति बहाल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा पीटी फैक्ट आपको कितनी बार मैंने पढ़ाया है कि पीस समिट का कहाँ पर किया गया है, उससे क्या क्रक्स निकला, तो वो भी आप समझ सकते हैं। नाटो जो देश है या नाटो जो संगठन है उसको लेकर इसमें कोई बातचीत नहीं हुई, उसको लेकर इसमें कोई बातचीत नहीं हुई है। ओके, कई सारे देश हैं जिन्होंने यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि उसका जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उस पर हामी भरी है, उस पर साइन वगैरह किए। हमने इस तरह के किसी भी चीज़ पर साइन नहीं किया है। हमने बस एक चीज़ बोला है कि भाई आप प्रोसेस शुरू कीजिए बातचीत का, उसी से समाधान हो सकता है। लड़ के समाधान नहीं निकाला जा सकता है, लड़ाई के द्वारा शांति स्थापित नहीं हो सकती है। बार बार एक ही चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बनाकर ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत के जो प्रवासी मजदूर बाहर रह रहे हैं उसको, उसके पश्चात और भी कई सारे टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एनटीए का विवाद आपको पता होगा, ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये पता नहीं कहाँ रहते हैं, इसी देश के निवासी हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। गांव-गांव तक सबको पता है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री जी उन्हों को नहीं पता था कि नीट का पेपर लीक हुआ है। जब लोगों ने लतार लगाई सोशल मीडिया पर, तब जाके इन्होंने बोला कि हाँ भाई चलो हम तो मान रहे हैं कि कुछ अनियमितताएँ दर्ज की गई हैं। शब्द बड़े सुंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन धांधली हुआ है। नीट के एग्ज़ाम पेपर लीक के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ विडम्बना। पेपर लीक के पश्चात से नीट की जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच के लिए जिस समिति का गठन किया गया है, जिस समिति उसके जो हेड हैं, उस समिति के जो हेड हैं, जांच करने के लिए समिति बनी है, और नीट के जो हेड हैं, एनटीए के जो हेड हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जिस एनटीए ने एग्ज़ाम लिया है, जिस पर अनियमितता का आरोप लग रहे हैं, उस एनटीए के हेड भी वही हैं, वो जोशी जी हैं कोई, और जो जांच करने का दल बना है उसका भी हेड वही है। यानी कि चोर भी वही है, पुलिस भी वही है, अब फिर जांच का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सोच ही सकते कितना निष्पक्ष जांच होगा। खिलवाड़ कर रहे हैं देश के बच्चों के भविष्य के साथ, और कुछ नहीं है। बड़े स्तर पर धांधली हुई है, करोड़ वसूले गए हैं। साफ साफ बात तो यही है। राजस्थान हो, गुजरात हो, बिहार हो, सभी जगहों से न्यूज़ आ रहे हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ में पेपर बेचे गए हैं, हॉस्टल में बैठकर सॉल्व करवाए गए हैं पेपर। तो ये भी आपको पता होगा। चलिए हम लोग डिटेल में न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। खाड़ी क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय समुदाय, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। 70 बीपीएससी को लेकर अपना टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें आज भी एक टेस्ट होगा। आज बकरीद है तो समय थोड़ा सा बदल दिया था मैंने, 3 से 5 आज शाम में टेस्ट होगा, बाकी अगले टेस्ट से टाइमिंग वही हो जाएगी आपकी। तो आज जो टेस्ट होगा उसमें एंशिएंट और मिडेवल का हम लोग डिटेल में फिर से करेंगे। एंशिएंट और मिडेवल का आज मिक्स पेपर होगा।
इससे पहले एंशिएंट और मिडिवल का एक एक सेपरेट पेपर हो चुका है, आज दोनों का मिक्स होगा। फिर अगला 2 पेपर मॉडर्न हिस्ट्री का आपका होगा। तो टेस्ट में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। बहुत ही नॉर्मल प्राइस है और सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिटेल में रिवीजन के पर्पज़ से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि भाई सब्जेक्ट अगर तैयार होगा तो फुल लेंथ भी अपने आप तैयार होता जाएगा। सब्जेक्ट अगर तैयार नहीं है, सब्जेक्ट का आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता फुल लेंथ टेस्ट लगाने का। फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को लगाना, उसको डिटेल में पढ़िएगा जिससे सब्जेक्ट का रिवीजन हो। इससे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। उसके साथ में 71 बीपीएससी के लिए भी आंसर राइटिंग वगैरह चल रही है, तो यूट्यूब से भी आप 299 का ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, हाल ही में कुवैत में, मैंने कतर बोल दिया था गलती से, कुवैत सिटी के निकट एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगी जिसके परिणाम स्वरूप 40 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई। इस अपार्टमेंट में 195 से अधिक श्रमिक रहते थे, जिसमें अधिकांशतः भारत के नागरिक थे। केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारत के कई स्थानों से वो लोग बिलोंग करते थे। भारत के श्रमिक थे। आपको पता ही है क्यों जाते हैं, ये पैसे के लिए जाते हैं। अपने देश में रोज़गार नहीं मिल पाता है तो इसलिए जाते हैं, वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध हो जाता है। भले ही जैसे तैसे जीवन वहाँ पर गुजारा करते हैं, जीवन अच्छी नहीं होती है उनकी, वहाँ पर जीवन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और लेकिन पैसे के लिए, परिवार के लिए बच्चे श्रमिक जाते हैं। यह वह व्यक्ति है जो, प्रवासी किसको कहा जाता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका डेफिनेशन ही आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। यह वह व्यक्ति है जो अपनी नागरिकता वाले देश के अलावा किसी अन्य देश में रह रहा अथवा काम कर रहा है। जैसे भारत का नागरिक है लेकिन रह रहा था कुवैत में, भारत का नागरिक है लेकिन रह रहा है कहाँ पर, तो कतर में, तो वो क्या कहलाएगा, प्रवासी। यह व्यवस्था प्रायः अस्थायी या कार्य संबंधी कारणों से होती है। प्रवासी वह व्यक्ति भी हो सकता है जिसने किसी अन्य देश का नागरिक बनने के लिए अपने देश की नागरिकता त्याग दी हो। अगला देखिए क्या है, खाड़ी क्षेत्रों में श्रमिकों की वर्तमान स्थिति क्या है, जरा इस पर ध्यान दे लेते हैं हम लोग। सवाल यहाँ से मेन से पूछा जा सकता है, बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत ही बड़े स्तर पर हाईलाइट हो रहा है। कुवैत में भारतीय समुदाय का विकास। 1990-91 खाड़ी युद्ध के कारण कुवैत से भारतीय समुदाय के लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। आपको पता ही होगा, खाड़ी युद्ध जब शुरू हुआ था तो कुवैत से भारी संख्या में जो भारत आ गए थे कई सारे श्रमिक। कुवैत की मुक्ति के बाद भारतीय समुदाय के अधिकांश सदस्य धीरे धीरे वापस लौट आए। बाद में कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गए। कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, वहाँ पर सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय कहाँ का है, तो भारत का ही है सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय। मुक्ति संग्राम से पहले फिलिस्तीनियों ने कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय गठित किया था। उससे पहले कौन थे वहाँ पर, तो फिलिस्तीनी लोग थे, लेकिन भारतीय लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि अब हम सबसे बड़े वहाँ के प्रवासी समुदाय हैं। यही नहीं, अमेरिका में भी सबसे बड़े प्रवासी भारतीय ही हैं। कनाडा तो अपना ही हो गया है। कुवैत की मुक्ति से तात्पर्य 1991 के सैन्य अभियानों से है, जिसके परिणाम स्वरूप इराकी सेनाओं को कुवैत से बाहर कर दिया गया था। इस घटना ने खाड़ी युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन ने कुवैत के इराकी कब्जे से मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। दरअसल कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया था और उस पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके पश्चात अमेरिका के नेतृत्व में सेनाओं ने इस पर अटैक करके इराक के शासकों को, इराक के सैनिकों को यहाँ से खदेड़ा था। इराक ने क्यों कब्जा कर लिया था, क्योंकि कुवैत से भारी मात्रा में इराक ने पैसा लिया था। अब उस पैसे को माफ़ करने के लिए कुवैत को बोल रहा था कि लोन हमारा माफ़ कर दो। नहीं माफ़ किया तो बोला ठीक है, हम तुम पर अटैक ही कर देंगे। इस कारण से अटैक किया था उसने। खाड़ी देशों में भारतीय, जरा आंकड़ों देख पर आ जाइए, आंकड़ों को एक आध तो याद रखिएगा ही, क्योंकि आंसर राइटिंग उपयोग करना है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक खाड़ी देशों में लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं। 8.9 मिलियन, लगभग में 90 लाख, आप समझ सकते हैं। यह खाड़ी देश यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन में 56% अनिवासी भारतीय, 25% विदेशी भारतीय रहते हैं। 25% है जो विदेशी भारतीय, यानी कि वहाँ की सदस्यता ले ली है या कहीं और से हैं लेकिन वहाँ पर रह रहे हैं। एनआरआई, अनिवासी भारतीय, वे व्यक्ति हैं जो भारतीय नागरिकता रखते हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं। एनआरआई कौन होते हैं, जो भारतीय नागरिकता रखते हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं। प्रवासी भारतीय, भारत का विदेशी नागरिक ओसीआई, वे विदेशी देश के व्यक्ति हैं। वे विदेशी देश के व्यक्ति हैं जिनका पैतृक संबंध भारत से है। जिनका पैतृक संबंध क्या है, तो भारत से है, वो ओसीआई कहलाते हैं। उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाता, लेकिन उन्हें भारत में अस्थायी निवासियों के समान विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आपको पता होगा कि डायस्पोरा के लिए ओसीआई, पीआईओ, पीपुल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई, एनआरआई, ये सब अलग अलग कैटेगरी बनाए गए हैं। एनआरआई भारतीय नागरिक होते हैं, ओसीआई भारतीय नागरिक नहीं होते हैं, लेकिन उनका पैतृक कोई माता पिता में से कोई एक या पूर्व वंश में कोई से एक भारत से बिलोंग कर रहे होते हैं।
आवक प्रेषण कुल विदेशी आवक धन प्रेषण का 28.6% खाड़ी देशों से आया है, जिसमें अकेले कुवैत से 2.4% धन प्रेषण आया है। रेमिनेंसेस जिसको कहा जाता है वो भारत में 2.4%, कुवैत से आता है 2.5% के करीब में। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 2.5% पर मत जाइएगा। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे विदेश से आते हैं, लोग कमा कमा कर भारत भेजते हैं, उनमें से 2.5% केवल कुवैत से आया है। व्यापारिक संबंध कैसा है? खाड़ी क्षेत्र भारत के कुल व्यापार में लगभग छठे हिस्से के रूप में योगदान देता है। वित्त वर्ष 22-23 में जीसीसी देशों के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग में 184 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 21-22 की तुलना में 20% की वृद्धि को दर्शाता है। सोचिए, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 20% का ग्रोथ है हमारा व्यापार में इन क्षेत्रों के साथ में। तो आप समझ सकते हैं ये क्षेत्र भारत के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे लिए ये क्षेत्र। 20% का ग्रोथ है हमारे व्यापार में इन क्षेत्रों से। ऊर्जा सहयोग में ये तो हमेशा से भागीदार रहे हैं। हम बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से गैस और तेल की खरीदारी करते हैं। अब जीसीसी क्या होता है? जीसीसी एक क्षेत्रीय संगठन है। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना कर। समझिए, इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए। आर्टिकल डिस्कशन का महत्व तो इसी से समझिएगा। मैंने डिजिटल भूमि लेख पढ़ाया था, डिटेल्ड आर्टिकल डिस्कस किया था डिजिटल भूमि अभिलेख करके, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये भी मैंने समझाया था। वही सवाल कल आपके यूपीएससी पीटी के पेपर में पूछा गया है। डिटेल डिस्कशन किया था, आर्टिकल आया था, उस पर आर्टिकल आया था द हिंदू में, जो मैंने डिस्कस किया था, और वहीं से सवाल पूछा गया है। पेपर में जाकर मिला लीजिएगा, फिर चैनल पर आकर वो आर्टिकल भी ढूंढ लीजिएगा। इसीलिए अगर डिटेल में आर्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको गंभीरतापूर्वक लीजिए, वन लाइनर वाले पर मत जाइए। वन लाइनर भी करेंगे हम लोग एग्ज़ाम से पहले, वो भी ज़रूरी होता है। आपके एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें आते हैं, वन लाइनर भी आता है, स्टेटमेंट भी वाला भी आता है। यूपीएससी में केवल स्टेटमेंट वाले आते हैं, है ना, जिसमें 6 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं भाई? जीसीसी में 6 देश शामिल हैं। 6 देश, आधा दर्जन देश शामिल हैं इसमें। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन। इन 6 के 6 देशों को याद रखिएगा, यही 6 देश जीसीसी में शामिल हैं। आधा दर्जन देश शामिल हैं इसमें। जिसकी स्थापना 1981 में अपने सदस्य देशों के बीच उनके क्षेत्रीय और सांस्कृतिक निकटता के आधार पर सहयोग करने के लिए बनाया गया था। दरअसल में सारे अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इनकी संस्कृति लगभग में एक ही जैसी है, शासन प्रणाली भी लगभग में एक ही जैसी है, इसीलिए आपस में सहयोग करने, इनकी इकॉनमी भी लगभग एक जैसी है, इसीलिए आपस में सहयोग करने के लिए इन लोगों ने ये बनाया था। वर्तमान में जीसीसी देशों के राजस्व का प्राथमिक स्रोत तेल के निर्यात से प्राप्त होता है। जीसीसी सदस्य देश अपने तेल संसाधनों बहुत अधिक निर्भर हैं, जो दशकों से उनकी अर्थव्यवस्था के रीढ़ रहे हैं। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी और प्रवासियों के सामने चुनौती क्या है? काफिला प्रणाली। अब इसी को जरा समझेंगे हम लोग। इस पर डिटेल में एक आज के पेपर में आर्टिकल आया है छोटा सा। काफिला प्रणाली या प्रवासी कामगारों के वीज़ा को उनके नियोक्ता प्रयोजक, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो नियोक्ता आपका कौन हो गया? ए हो गया। एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है, जो आपको जॉब दे रहा है, जो आपको काम दे रहा है। प्रयोजक से जोड़ने की प्रथा है। ये वीज़ा प्रणाली है, एक तरह का काफिला प्रणाली, जो डायरेक्ट कामगार को उसके कंपनी से जोड़ देता है। इसलिए कई बार शोषण भी होता है, जैसे जाते ही उनके पासपोर्ट वगैरह जमा करवा लेते हैं, है ना, बॉन्ड बनवा लेते हैं कि 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक आप देश ही नहीं छोड़ोगे, है ना। यह कई खाड़ी देशों में प्रचलित है, जिसमें शक्ति असंतुलन और कामगारों के लिए दुख पैदा होता है, जिन्हें पासपोर्ट जब्त होने, नौकरी बदलने में कठिनाई, नियोक्ताओं द्वारा शोषण तथा दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे जबरन मजदूरी की स्थिति पैदा हुई है। ये समझ में आया आपको काफिला प्रणाली का दुष्प्रभाव क्या है? ये नौकरी भी नहीं बदल पाते हैं जल्दी, क्योंकि इसमें सब कुछ इतना ज़्यादा कठिन बनाया गया है इस काफिला प्रणाली में, और लगभग में सारे अरेबियन कंट्रीज़ में शामिल है। वर्ष 2014 में इराक में उग्रवाद के दौरान इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एवं सीरिया द्वारा 40 भारतीय निर्माण श्रमिकों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी, जो अस्थिर क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के समक्ष संभावित सुरक्षा जोखिम को उजागर करता है। दूसरी चिंता ये रहती है कि भाई उनकी हत्या हो सकती है, अलग अलग आतंकवादी गुटों के द्वारा टारगेट किया जा सकता है, और कई बार उनको बंधक बना कर रखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार वीडियो सामने आए हैं, आपने देखा होगा कि भाई अरेबियन कंट्रीज में किस प्रकार से रह रहे हैं। असुरक्षित कार्य परिस्थिति और श्रम शोषण भी होता है उनका। 2019 में यूएई में हीट स्ट्रोक के कारण कई भारतीय श्रमिकों की मृत्यु हुई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और निर्माण का काम तो सामान्य तौर पर क्या होता है, तो धूप में ही किया जाता है, तो हीट स्ट्रोक के कारण भी मर गए थे। यानी कि वर्क प्लेस उनका बिल्कुल भी सही नहीं है। यूएई में सही नहीं है वर्क प्लेस, क्या भारत में है?
क्या भारत में मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी है? जितना पैसा वहाँ पर कमा रहे उतना आप दे पाओगे देश में? हीट स्ट्रोक से भारत बच पाते हैं लोग? रिक्शा खींचते हुए सड़क पर मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे देशों की चिंताएं तो करते हैं, पहले अपना भी तो कीजिए, ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, यूएई में, अरेबियन कंट्रीज में स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पर मजदूर अपार्टमेंट में रह रहे थे, आपके यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अपार्टमेंट यानी कि पक्की छत, झुग्गी झोपड़ी में पक्की छत तो नसीब नहीं होती है। आग लगने के कारण वहाँ पर मृत्यु हुई है। दिल्ली में पिछले साल एक चावल फैक्ट्री में आग लग गई थी, 40 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी। कौन जवाबदेह होगा भाई? तो देश में आप जवाबदेही तय नहीं करते हैं, विदेश में आप जवाबदेही तय कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिखाना होता है, हवाबाजी करना होता है। दिक्कत तो दोनों जगह है, देश के अंदर भी बाहर भी। कितने अपने यहाँ पर टॉयलेट साफ़ करते हुए मजदूर मारे जाते हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। चलिए देखिए, उन्हें वेतन न मिला, ओवरटाइम, वेतन से इनकार, लंबे समय तक काम करने संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। सीमित अधिकार है उनको, सीमित अधिकार है। देश के बाहर तो सीमित अधिकार, देश के अंदर है सब कुछ अधिकार है मिला हुआ। सोचिएगा कभी, दोनों पक्षों को सोचना चाहिए। कोई मैं किसी का विरोधी नहीं बना रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ। विदेश से प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा है तो भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय देख लीजिए। द्विपक्षीय श्रम समझौता किया जाता है। इन समझौतों में न्यूनतम मजदूरी, कार्य की स्थिति, स्वदेश वापसी, विवाद समाधान जैसे पहलू शामिल होते हैं। प्रवासी भारतीय बीमा योजना या इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड श्रेणी के तहत शामिल सभी भारतीय प्रवासी श्रमिकों को जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करने की अनिवार्य बीमा योजना है। इसमें 10 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाता है। न्यूनतम रेफरल वेतन, भारत सरकार द्वारा उन देशों में जाने वाले प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए MRW का निर्धारण किया गया है जिनमें न्यूनतम वेतन कानून नहीं है। इसकी रेंज 300 से 600 अमेरिकी डॉलर के बीच में रखा गया है। न्यूनतम रेफरल वेतन भी शामिल है। यह विशिष्ट देशों में जाने वाले प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से अकुशल के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्वीकार्य वेतन है। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो अगर जाते हैं तो उनके लिए न्यूनतम स्वीकार्य जो वेतन रखा गया वो ये रखा गया है। इससे सुनिश्चित होगा भारत से जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को उचित वेतन प्राप्त हो सके। इससे यह लोग बहुत कम वेतन देने वाले नियोक्ताओं के शोषण से बच जाते हैं और इससे इनका लाभ हो जाता है। MRW दरों से संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित जीवन यापन का मौजूदा लागत मजदूरी दरों को ध्यान में रखा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की नौकरी की सुरक्षा क्रम में इसे कुछ समय के लिए कम कर दिया गया था। MRW को कोविड-19 के दौरान जब काम नहीं मिल रहा था तब इसको कम भी किया गया था। भारत में कितना न्यूनतम मजदूरी, भारत में न्यूनतम मजदूरी कितनी है? भारत में 10,000 से कम कमाने वाले लोगों की संख्या अरेबियन कंट्रीज़ के पूरे को जोड़ देंगे ना उससे भी ज़्यादा है। 10,000 पर मंथ, 300 से 600 डॉलर आपने तय किया है ना। 300 to 600 मान लीजिए, 100 डॉलर मान लीजिए, अभी सबसे कम मानते 8,000 का ही हुआ तो 24,000 से 8 छक 48,000 ये आप तय कर रहे हैं बाहर में जाने के लिए। देश में 24,000 वेतन पर अगर आप गरीबी निकालने लग जाएंगे तो पता चलेगा कि 92% जनसंख्या गरीब निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्ष देखिएगा। अगला क्या है? ई-माइग्रेशन प्रणाली बनाया गया, प्रवासी संसाधन केंद्र, शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है, प्रत्यावर्तन सहायता भी दी जाती है, महिलाओं के प्रवास पर प्रतिबंध भी। 30 वर्ष से कमाई के महिलाओं की गृहिणी, घरेलू कामगार, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, नर्तक, मंच कलाकार, श्रमिक या सामान्य कर्मचारी को रोजगार हेतु प्रवासन की मंजूरी नहीं दी जाती है 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को। अब खाड़ी क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो देखिए, इसमें 8 देश शामिल होते हैं: बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें से ईरान और इराक ये GCC में शामिल नहीं है। ये 8 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और इनका मैप देख लीजिए, बाकी तो आपको पता ही होगा। देखिए इनका मैप, ये रहा कुवैत, ये इराक है, इराक ने यहीं से इस पर अटैक किया था। ये सऊदी अरब है, ये कतर है, ये कतर दिखेगा। यहाँ पर एक छोटा सा बहरीन दिखेगा। ये UAE है, ये ओमान है, ये ईरान का क्षेत्र है और ये सऊदी अरब है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखा दिया है मैंने। इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। और ये जो क्षेत्र हैं इन्हीं में भारतीय कामगार बहुत भारी स्तर पर रहते हैं, काम करते हैं और देश में पैसा भी भेजते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के तथ्यों के बारे में मुझे बताना था। उसमें जो बहुत गहरे फैक्ट हैं उसके बारे में मुझे डिटेल में समझाना था, तो उसको ज़रा समझिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पर चलेंगे। क्या है तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, एक बार मैंने डिस्कस कर लिया था इसको, न्यूज़पेपर से डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से सवाल आपके बनते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, गहरे फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं डीप जाकर, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2024 के लिए अपना वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया। वार्षिक, वैश्विक, ईयरली जारी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैश्विक है, 18वां रिपोर्ट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पीसीएस है, पीसीएस को ये पूछ सकता है ये, जिनमें दुनिया भर के 146 अगला फैक्ट, अर्थव्यवस्था में लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया गया है। 4 उपसूचकांक प्रत्येक पर, साथ ही समग्र सूचकांक पर जीजीजी सूचकांक 0 से 1 के बीच स्कोर प्रदान किया जाता है। स्कोर कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, जिसमें 0 का मतलब होता है पूर्ण असमानता, 1 का मतलब होता है समानता। जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को दिखाता है, 0 पूर्ण असमानता की स्थिति को दिखाता है। कृपया करके इसको ध्यान में रखिएगा। 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, 0 सबसे कम और 1 सबसे ज़्यादा। कई बार ये उल्टा देकर पूछ लेगा आपको, 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 1 का मतलब है पूर्ण असमानता। इस प्रकार से पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैं ही पूछ सकता हूँ किसी टेस्ट में आपसे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा। यह लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, सबसे जो 2006 में स्थापना के बाद से समय के साथ लैंगिक अंतराल को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक कर। ठीक है भाई। समग्र निष्कर्ष, 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.5% है। इनमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% का मामूली सुधार हुआ है। पूरे वैश्विक लेवल पर हम लोग बात करें तो प्रगति के वर्तमान दर पर पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 134 वर्ष लगेंगे दुनिया को। यह दर्शाता है कि प्रगति की समग्र दर काफ़ी धीमी है। राजनीतिक सशक्तिकरण 77.5%, ये मैंने बोला था आपसे। बीपीएससी ने मेंस में निबंध पेपर में एक सवाल पूछा था, महिला सशक्तिकरण राजनीतिक दृष्टिकोण से, ये पूछा गया था मेंस में। बीपीएससी मेंस में निबंध पेपर में इस क्वेश्चन दिया गया था कि भाई पॉलिटिकल दृष्टिकोण से महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में लिखिए। उसमें ये अंकों का, ये रिपोर्ट का रेफरेंस देना पड़ता है, आपको अनिवार्य होता है। जब मैंने कॉपी चेक किया था तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बोला भी है कि कृपया करके इन सब का रेफरेंस दीजिए। देते ही नहीं है, सब कुछ पढ़ धर के अपने पास पेटी में रखते हैं। आर्थिक भागीदार और अवसरों पर 39.5% के मामले में लैंगिक अंतराल सबसे ज़्यादा बना हुआ। शीर्ष रैंकिंग वाले देश कौन कौन से हैं? तो आइलैंड हमेशा टॉप पर रहता है महिला पुरुष समानता में, है ना। 93.5% लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ। 15 वर्षों से बिल्कुल 100% समानता वाला वो देश है। कौन सा? तो आइलैंड। इसके पश्चात शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन का स्थान है। शीर्ष 10 देशों में से 7 देश यूरोप हैं। आइसलैंड होता है, मैं आइलैंड बोल रहा हूँ। आइसलैंड नाम है, आइसलैंड, लेकिन ग्रीनरी भरा हुआ है, ग्रीनरी है। और नाम है ग्रीनलैंड, एक देश है जहाँ पर पूरा वाइट है, वहाँ पर एक भी पेड़ पौधा जंगल नहीं पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइसलैंड नॉर्डिक कंट्रीज़ में आता है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन है। अन्य क्षेत्रों में पूर्वी एशिया और प्रशांत, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, निकारागुआ छठे स्थान पर है। उप सहारा अफ्रीका, नामीबिया 8वें स्थान पर है। नामीबिया अफ्रीका का देश, ये 8वें स्थान पर है। स्पेन और आयरलैंड ने वर्ष 2023 की तुलना में क्रमशः 8 व 2 रैंकों की वृद्धि हासिल कर 2024 में शीर्ष 10 में उल्लेखनीय प्रगति हासिल कर ली है। क्षेत्रीय प्रदर्शन, लैंगिक अंतराल के मामले में यूरोप 75% अच्छी स्थिति में है। इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका 74 से 8%, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन 74 से 2% का स्थान है। मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र 61.7% के साथ लैंगिक अंतराल के मामले में अंतिम स्थान पर विद्यमान है। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका, इन क्षेत्रों में इस्लामिक प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ पर आपको कम दिखेंगे महिला पुरुष समानता। तो क्यों दिखेंगे? वो सांस्कृतिक और सारे के सारे पहलू को आप समझ सकते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र 8 क्षेत्रों में से 7वें स्थान पर है। यहाँ लैंगिक समता स्कोर केवल 63.7% है। दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अपने उत्तर पूर्व के आते हैं, दक्षिण पूर्व के देश आते हैं, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। हमारा भी कोई अच्छा रैंकिंग नहीं है।
आर्थिक और रोजगार का अंतराल है। लगभग सभी उद्योगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था महिला कार्यबल का प्रतिनिधित्व पुरुषों से कम है। कुल मिलाकर यह 42% ही है। या वरिष्ठ नेतृत्व के भूमिकाओं में यह केवल 31.7% ही है। यानी कि बहुत बड़े ऊंचे पद पर आप देखेंगे तो नेतृत्व और भी कम हो जाता है महिलाओं का नेतृत्व और भी कम हो जाता है। कितने राज्य हैं जिनकी डीजीपी महिलाएं बनी हैं आज तक? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आज तक महिला नहीं कोई बन पाई, है ना। बहुत कुछ है ऐसा। नेतृत्व पाइपलाइन वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए प्रवेश स्तर से प्रबंधकीय स्तर तक 21.5% अंक की गिरावट दर्शाती है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 23-24 में नेतृत्वकारी भूमिकाओं महिलाओं की नियुक्ति में गिरावट आएगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। नेतृत्वकारी भूमिकाओं में गिरावट आई है। भारत के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हो गया है। ट्रेंड भी मैंने समझाया था जिस दिन रिजल्ट आया था उसके पश्चात से। वही ट्रेंड वगैरह एनालिसिस से तो सवाल बनते हैं गुरु। आप सीधा सीधा रट कर चले जाते हैं आंकड़े, वो पूछ लेता है आपसे ट्रेंड, फिर आप फंस जाते हैं, है ना। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। मैंने ऑपरेशन मित्र शक्ति पढ़ाया था। मैंने डिटेल में पढ़ाया था। ऑपरेशन मित्र शक्ति क्या है, किसके किसके बीच में हो रहा है, कितने दिनों का हो रहा है, सब मैंने पढ़ाया था। कल पेपर में सवाल आया। आज तक यूपीएससी, इससे पहले यूपीएससी सामान्य तौर पर आर्मी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज से सवाल नहीं पूछती थी। कल पूछा उसने बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा था, स्टेटमेंट वाला। लेकिन एक सवाल एलिमिनेट करने पर, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने पर उसका आंसर आसानी से निकल रहा था। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। देखिए तरंग शक्ति, अब ये अद्भुत तरीके का एक्सरसाइज आयोजित होने वाला है अगस्त में भारत में। कहाँ पर? भारत में अगस्त में आयोजित होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स आयोजित करेगी। 10 से भी ज़्यादा देशों की जो एयरफोर्स है उसमें भाग लेने जा रही है। क्या नाम है इसका? तो तरंग शक्ति इसका नाम हो। वर्तमान में भारत की जो एयरफोर्स है ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग, क्या बोला मैंने? एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये अलास्का, यूएसए में आयोजित किया जा रहा है। अलास्का का जो क्षेत्र है, उत्तरी का क्षेत्र, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है इसको। क्या नाम है इसका? तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग यहाँ पर भाग ले रही है। तो इसी के तहत ही भारत में अब पहली बार मोदी सरकार, नहीं ऐसी इस तरह का नहीं, पहली बार भारत में एक्सरसाइज तरंग शक्ति मल्टीनेशनल इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज आयोजित किया जाएगा। एयर फोर्सेज का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पहली बार आयोजित होगा। नेवी का होता है मालाबार एक्सरसाइज वगैरह, कई सारे देश भाग लेते हैं। इंडियन आर्मी का भी कई सारे देशों के साथ होता है मल्टीनेशनल। लेकिन पहली बार इंडियन एयरफोर्स जो है वो तरंग शक्ति एक्सरसाइज आयोजित करेगा, जिसमें कई सारे देश जो हैं वो भाग लेगा। ओके, और इस चीज़ की जानकारी कहाँ पर दी? तो इंडियन एयरफोर्स ने रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो यूएस के द्वारा आयोजित था वहाँ पर भाग लिया और वहीं पर इस चीज़ के बारे में जानकारी दी कि हम भी बहुत जल्द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज आयोजित करेंगे जिसका नाम रखा जाएगा तरंग शक्ति 2024। और इसमें हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को इनवाइट करेंगे कि आप आइए और भाग लीजिए यहाँ पर, और बहुत सारे देश इसमें भाग ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि इसका आयोजन जो है वो दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र में किया जा सकता है। अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, स्पेन, यूएई, इन्हीं सब देशों को हम लोग बुलाएंगे कि आप आइए और भाग लीजिए। कहाँ पर? तो यहाँ पर। अभी जो वर्तमान में रेड फ्लैग चल रहा था ये 4 जून से चल रहा था। 14 देश इसमें भाग ले रहे थे। यूएस एयरफोर्स के द्वारा आयोजित था ये। क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो रेड फ्लैग अमेरिका में आयोजित किया जा रहा था और तरंग शक्ति 2024 भारत में अगस्त में आयोजित होगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी और भी आएगी। पहली जानकारी अभी निकल कर आई है, और भी जानकारी जब आएगी तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। कृपया करके इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ये पूछा जा सकता है। पहली बार हम इस तरह का आयोजित करने जा रहे हैं। मिनिमम 10 से 12 देश तो शामिल होंगे ही। रेड फ्लैग में 14 देश शामिल थे। हम कोशिश करेंगे हम उससे ज़्यादा देशों को इसमें शामिल करें। ठीक है। अलास्का में रेड फ्लैग आयोजित किया गया है। तरंग शक्ति दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र में आयोजित किया जा सकता है। क्लियर?
आगे बढ़ें हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर चले। अगला एक और छोटा सा पीटी फैक्ट है कि आपको पता होगा कि नए क्रिमिनल कोड भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, ये 3 बनाए गए थे। पता ही होगा आपको, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 कोड अंग्रेजी कानून जो थे 1861 के आसपास आईपीसी सीआरपीसी सब का बनाया गया था। 1857 के युद्ध के पश्चात से, 1857 के भीषण संग्राम के पश्चात से नए क्रिमिनल कोड, नए भारत में कोड वगैरह बनाए गए थे अपराधियों से निपटने के लिए अंग्रेजों के द्वारा। उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन करते हुए भारत के गृह मंत्री द्वारा पिछले साल इस एक्ट को लाया गया था। आपको मैंने डिटेल में सारा पढ़ाया था, भारतीय न्याय संहिता वगैरह। अब उसी को नोटिफाई कर दिया गया है, उसको लागू किया जाएगा 1 जुलाई 2024 ईस्वी से। 1 जुलाई 2024 ईस्वी को ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने कहा है कि 1 जून से हम लागू करने जा रहे हैं किसको, तो जो हमारे बनाए हुए नए वाले कानून हैं जिसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। बीपीएससी मेंस 69 में पूछा जा चुका है, इससे सवाल शॉर्ट आंसर पूछा जा चुका है और मैंने पढ़ाया भी था। भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो साक्ष्यों को लेकर होता है, उसके अलावा जो सुरक्षा को लेकर है और न्याय को लेकर है, जिसमें हम लोग सिविल और आपराधिक कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसको लागू किया जाएगा। इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक बार और उसको आप देख लीजिएगा विजन के मैगजीन में या कहीं से भी। इसके साथ साथ यूसीसी को लेकर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी वो भी अपना रिपोर्ट रखने जा रही है बहुत जल्द कैबिनेट के समक्ष में। कैबिनेट ऑफ इंडिया के समक्ष में यूसीसी के द्वारा जो बनाया गया, यूसीसी के लिए जो बनाया गया कमेटी का रिपोर्ट है, जिसमें उसने सभी दलों के साथ मिलकर एक तैयार किया है। यूसीसी मैंने मिस्टेक से बोला, यूसीसी नहीं, एक देश एक चुनाव। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। एक देश एक चुनाव, इस चीज़ को लेकर जो समिति बनाई गई थी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ONOE भी कहा जाता है, इस चीज़ को लेकर एक समिति गठित की गई थी कि सुझाव दीजिए। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति है वो भी अपने प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने जा रही है, वो भी अपने सुझाव जो है कैबिनेट के समक्ष रखने जा रही है। हो सकता है कि ये जो वर्तमान की सरकार है वो इसको इम्प्लीमेंट कर दे। इसके साथ साथ यूसीसी पर भी चर्चा अब डिटेल में शुरू हो गया है, क्योंकि वर्तमान की गवर्नमेंट का पहला लक्ष्य है और ये लक्ष्य होना भी चाहिए। संविधान को अगर देखेंगे, संविधान बनाने वालों को उद्देश्य अगर देखेंगे तो यूसीसी को निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। यूसीसी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टर अंबेडकर का भी मानना था, नेहरू जी का भी मानना था, संविधान बनाने वाले मैक्सिमम लोगों का मानना था कि यूसीसी इस देश में लागू होना चाहिए। यूसीसी नहीं लागू कर पाए थे डॉक्टर अंबेडकर। हिंदू कोड बिल को लेकर कितना विवाद हुआ था आपको पता ही होगा। कितने बड़े चीज़ों को भारत में संविधान लागू करने के पश्चात से बहुत बड़ी भूल थी यूसीसी को लागू नहीं करना। अगर आप इंडिया आफ्टर गांधी, 2 बुक है, ज़रूर पढ़ना चाहिए सबको, इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर नेहरू, ये बुक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चला कि आज़ाद भारत में क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसमें से एक है यूसीसी को आज़ादी के तुरंत बाद लागू नहीं करना। यूसीसी को भी विचार किया जा रहा है लागू करने का। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कैबिनेट के समक्ष रामनाथ कोविंद जी की समिति अपना रिपोर्ट देने जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रहेगा। 1 जुलाई से भारत के नई न्याय संहिता को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 आप मुझे ये बताएंगे इसको पारित कब किया गया भारत की संसद के द्वारा, उस तिथि को बताएंगे, क्योंकि तिथि बीपीएससी ने पूछा हुआ इससे पहले जो आपके कानून हैं कौन से, तो नागरिकता संशोधन कानून CAA, इसकी तिथि पूछ ली थी कि कब ये जारी किया गया था, कब ये पारित किया गया भारत के संसद के द्वारा, ये तिथि पूछी गई थी बीपीएससी के द्वारा। 65वीं बीपीएससी 2019 ईस्वी में, शायद 65वीं बीपीएससी था या 66वीं था, उसमें पूछा गया था। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा 1 जुलाई 2024। और कैबिनेट वगैरह के समक्ष जो जा रही है रिपोर्ट, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हम लोग। अगला टॉपिक देखिए कितना बड़ा एडवेंचरस होगा, ये शानदार सा चीज़ है कि श्रीलंका के जो रानिल विक्रमसिंघे हैं ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, हम इस चीज़ का स्टडी कर, विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं
कि भारत और श्रीलंका के बीच में लैंड कनेक्टिविटी स्थापित किया जाए। राम सेतु टूट गई, भारत श्रीलंका के बीच में लैंड कनेक्टिविटी का प्रमाण है वो। आप उसको माइथोलॉजी माने, आप उसको धर्म माने, जो भी माने, एक चीज़ तो तय था कि लैंड कनेक्टिविटी थी भारत और श्रीलंका के बीच में। और ये इंजीनियरिंग का शानदार नमूना रहा होगा जिसने भी बनाया होगा। धर्म से जोड़िए, धर्म को कई लोग माइथोलॉजी बोल देते, मेरे हिसाब से तो वो इतिहास है हमारा। खैर जो भी है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आने वाले समय भारत और श्रीलंका के बीच में लैंड कनेक्टिविटी भी आपको दिख सकती है। भारत सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट पर ही विचार कर रही है, श्रीलंका गवर्नमेंट विचार कर रही है कि लैंड कनेक्टिविटी स्थापित किया जाए। श्रीलंका का जाफना रीजन, ऊपर का भाग देखेंगे, श्रीलंका इस प्रकार से है, ड्रॉप के हिसाब से इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप जाफना रीजन और भारत के तमिलनाडु का दक्षिणतम पॉइंट जो है धनुषकोडी, उसके बीच में बहुत कम दूरी है। इस दूरी को पाटा जा सकता है एक लंबे ब्रिज के द्वारा, सी ब्रिज के द्वारा, और वो बनाया जा सकता है आने वाले सालों में। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा, इंजीनियरिंग का शानदार सा नमूना होने जा रहा है। जिस प्रकार का हमारा एडम ब्रिज, जिसको आप राम सेतु कहते हैं, वो था, उसी प्रकार का कुछ कुछ होने जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा सा एक हेडलाइन था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको क्यों ना पढ़ाया जाए और क्यों ना इसको समझा जाए। तो इसको बस ध्यान रखिएगा अभी तो। और ये अगर होता है तो श्रीलंका के साथ हमारी नज़दीकी और भी बढ़ जाएगी। जो जितने भी चीन के आज तक के निवेश वगैरह है ना, वो सब उड़ जाएगा एक प्रोजेक्ट के बनने से, क्योंकि हमारी पकड़ हो जाएगी। श्रीलंका की इकॉनमी से हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। दूर का आदमी दूर का ही होगा, नज़दीक वाला अगर जुड़ जाता है सड़क के द्वारा, तो हमारी कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो जाती है तो कुछ भी कर लें, कोई कितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कनेक्टिविटी तो हमारे साथ ही रहेगी। जैसे नेपाल का है, जैसे भूटान का है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा ज़रा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, बहुत ही अद्भुत सा न्यूज़ है, बहुत ही अद्भुत सा न्यूज़ है। क्या है तो 12 घंटे का करीब में 12 आवर करीब में तैराकी करके 2 शेर, देख ही रहा होगा आपको, लायन है ये, और इन्होंने क्या किसको पार कर लिया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काजिंगा चैनल, ध्यान से देखिएगा। ये लोकेशन से भी ज़्यादा ये नाम इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है इनका, इसका नाम है जैकोब और एक ब्रदर है इसका टीबू। ये 3 पैर वाला है। इसका एक पैर जो है वो शिकारियों के द्वारा, शिकारी ट्रैप में फंसने के कारण से एक पैर इसका कट गया था। कहाँ पर, तो दिखाता हूँ मैं लोकेशन। जैकोब इसका नाम है और इसका एक ब्रदर है जिसका नाम है टीबू। ये दोनों ने आज तक की सबसे लंबी तैराकी की है और इस तैराकी के पश्चात ये काफ़ी बड़ी दूरी इन्होंने तय किया और अपनी जान बचाने में या कहीं पर भी दूसरी जगह पर जाकर अपना हैबिटेट बनाने में सफल रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि काजिंगा चैनल इन क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क, युगांडा। युगांडा में क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क, काजिंगा चैनल को इन्होंने पार किया तैरकर, और क्रोकोडाइल से भरा हुआ, बड़े बड़े क्रोकोडाइल वहाँ पर भरे हुए थे, उनसे भरे हुए पूरे चैनल को पार किया और चैनल को पार करने के पश्चात सुरक्षित अपने जगह पर पहुँच गए। चैनल डेंजरस है क्योंकि बहुत ही बड़ा भी है और उसमें क्रोकोडाइल पूरा भरा हुआ है ना। इनके नाम को ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में जैकोब और टीबू, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है 3 पैर के साथ, चूँकि इनका फाइट हुआ अपने निकट संबंधियों से और इनका टेरिटरी लॉस्ट हो गया। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पर ये सब चीज़ें कि शेरों का एक इलाका होता है, उसके लिए वो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वही इनका लॉस हो गया, जिसके पश्चात इनको वो जगह छोड़ना पड़ा और क्रोकोडाइल से भरे हुए एक पानी वाले जलराशि को पार करना पड़ा इनको, और ये पार कर गए। 3 टांगों के साथ था फिर भी पार कर गया। इसी को बोलते हैं साहस और क्षमता। चलिए आगे बढ़ते, इनका नाम बस ध्यान रखिएगा। काजिंगा चैनल क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क, युगांडा। क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क, युगांडा। क्वीन एलिजाबेथ क्या दर्शाता है ये दर्शाता है औपनिवेशिकवाद को कि भाई क्वीन एलिजाबेथ से युगांडा क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके नाम पर वहाँ पर नेशनल पार्क रखे गए हैं। दिल्ली में आएंगे तो मुखर्जी नगर में एक बहुत ही बड़ा सा इलाका है हडसन लेन है ना। हडसन लेन बहुत ही बड़ा कॉलोनी है हाई-फाई लोगों का। हडसन वही है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली में कई लोगों के सिर में गोली मारकर हर पेड़ पर लाशों को लटका दिया था, लेकिन उसके नाम पर अपने यहाँ पर नाम रखे गए हैं। आपने देखा होगा मिंटो रोड है ना। मिंटो को भारत में विभाजनकारी माना जाता है
यही सब औपनिवेशिकता का वो आशीर्वाद हैं जो अभी भी हम लोग प्राप्त करके रखे हुए हैं अपने पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी को ध्यान में रखिएगा। क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क, युगांडा। नेक्स्ट है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वेस्टर्न एमपी में है ये जगह है, वेस्टर्न एमपी में है ये जगह है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको चीतों का दूसरा आवास बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा रहा है? तो फूड की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और चीतों के हिसाब से इसका रिहेबिटेट भी काफ़ी अच्छा है। कहाँ पर है ये? तो एमपी का ये पोर्शन देखिए, एमपी का ये मैप देखिए, एमपी का ये वाला पोर्शन देखिए, यहीं पर है ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर, ये नीमच का नाम सुना है आपने? फुटबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया, कई सारे फुटबॉलर यहाँ से बने हैं। फुटबॉल के लिए जाना जाता है नीमच को, तो बच्चा फुटबॉल खेलता है वहाँ का। फुटबॉल नहीं खेला तो जीवन में कुछ किया ही नहीं। नीमच कैसा है? ये है आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहीं पर चीतों का दूसरा आवास भारत बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? इनकी फूड बहुत अच्छी है वहाँ पर, मतलब इनके भोजन बहुत अच्छे उपलब्ध हैं और इनके दौड़ने धूपने के लिए, क्योंकि चीता दौड़ने वाली प्रजाति होती है, बहुत तेज़ भागती है। और उसके बारे में भी कल सवाल पूछा गया है, कल ही सवाल पूछा गया, आई थिंक। हाँ, दहाड़ती नहीं है चीता दहाड़ती नहीं है बिल्कुल भी। ये म्याऊं का आवाज़ निकालती है बिल्लियों जैसी। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। यही डिफरेंस शायद कल ही पेपर में पूछा है, मैंने कल ही शायद पेपर में देखा है, ये पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पर इसका दूसरा रिहेबिटेट बनाया जा रहा है? तो दूसरा बनाया जा रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। गांधी सागर के बारे में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन पढ़ेंगे। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य अगले 6 महीनों में चीतों के नए निवास स्थान के रूप से विकसित किया जाएगा। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ने के बाद उनके लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करना आवश्यक है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य विशाल खुले स्थान और झाड़ियों से घिरे घास के मैदान चीतों के लिए आदर्श परिस्थिति है। घास का मैदान, कल शायद यही सवाल पूछा गया था कि चीता गंध के द्वारा अपने टेरिटरी की पहचान करते हैं, टेरिटरी को स्थापित करते हैं क्या? इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट था, मैं भूल रहा हूँ, मैं सवाल ही दिखा देता। बिल्कुल करते हैं। चीते जगह जगह पर जाके अपना मूत्र त्याग करते हैं और वहाँ पर अपने गंध के द्वारा अपना टेरिटरी घोषित करते हैं और दहाड़ते नहीं हैं। ये बाकी बिल्लियों की प्रजातियों के जैसे ये दहाड़ते नहीं हैं, ये म्याऊं की आवाज़ निकालते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर पश्चिम मध्य प्रांत, मंदसौर और नीमच जिलों में राजस्थान की सीमा के पास में स्थित है। इसे वर्ष 1974 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य से होकर बहती है। इसे 2 भागों में विभाजित करती है। खैर, सलाई, करधई, धावरा, तेंदू और पलास आदि यहाँ पाए जाने प्रमुख वृक्ष प्रजाति हैं। इन वन्यजीव अभयारण्य में चिंकारा, नीलगाय, यही सब उनके भोजन हैं। चित्तीदार हिरन, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सियार जैसे जानवर पाए जाते हैं और ये सब उनके डिनर हैं, लंच है, सब है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ऐतिहासिक, पुरातत्व और धार्मिक महत्व के कई स्थान हैं। अब यही पूछा जा सकता है, वो आपसे स्थान ही पूछ लेगा कि भाई साहब ये बताओ कि हाल ही में चर्चा में रहे ये सारे जगह कहीं सुना है आपने? 84गढ़, चतुर्भुजनाथ मंदिर, भरकाजी रॉक पेंटिंग किस राज्य से बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। हाल ही में चर्चा में रहा भरकाजी रॉक पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करता है? तो एमपी से बिलोंग करता है। नरसिंहझर, हिंगलाजगढ़ किला, कारकेश्वर मंदिर, ये सारे के सारे वहीं पर हैं। चीता के बारे में क्या बताऊं, चीता को देख ही सकते हैं आप, कितना शानदार सा दिखता है, बहुत तेज़ दौड़ता है। वर्तमान में चीते की 2 मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं, एशियाई चीता और अफ्रीकी चीता। एशियाई चीता सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, भारत में विलुप्त हो गए थे लेकिन अब उनको पुनर्वास किया जा रहा है। अफ्रीकी चीते का आकार और क्षमता एशियाई चीते की तुलना में अधिक होती है। अफ्रीका के हाथी भी बड़े होते हैं, अफ्रीका के लायन भी बड़े होते हैं। अफ्रीकी चीता पृथ्वी पर सबसे तेज रफ्तार वाला जीव है। यह प्राकृतिक रूप से पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के निचले भूभाग, सवाना घास के मैदान, कालाहारी मरुस्थल इत्यादि में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल 2 दिन पहले अफ्रीका जब मैंने पढ़ाया था सैटरडे में, तब मैंने आपको दिखाया था कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। तो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिण भाग में पश्चिम तट पर है। चीता कई प्रकार का आवास जैसे अर्धशुष्क घास के मैदान, तटीय झाड़ियाँ, जंगली सवाना, पर्वतीय क्षेत्र, बर्फीले रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ अर्धशुष्क क्षेत्रों में निवास करती हैं। चीता को 1 जुलाई 1975 से लुप्त प्राय वन्यजीव वनस्पति प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय साइट्स के परिशिष्ट वन के तहत संरक्षित किया गया है। व्यापार वगैरह नहीं हो सकता है, उम्र कैद हो सकती है, व्यापार वगैरह करेंगे, हानि पहुँचाएंगे तो। अफ्रीकी चीता को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में संवेदनशील, वल्नरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है अफ्रीकी चीता को। एशियाई चीता को क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल से भी ज़्यादा खतरा है एशिया में, क्योंकि ईरान में ही केवल पाया जाता है। एशियाई चीता वर्तमान में भारत में अंग्रेजों के द्वारा और भारतीय रियासत के राजाओं राजकुमार के द्वारा मार के ख़त्म कर दिया गया। चीतों को इतने शिकार किए गए।
के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। केवल पढ़ना ही आपको बचा सकता है और कुछ नहीं आपको बचा सकता है। एग्जामिनेशन आपका भी होगा 30 सितंबर को। आज आप रूम पर यूपीएससी पेपर देखकर बोल रहे हैं ना आसान है। 30 सितंबर को देखूंगा कि आप बोलते हैं कि नहीं आसान है पेपर। मैं उस दिन बोलूँगा रूम पर बैठ कर के आसान था आज का पेपर, फिर मैं एंजॉय करूँगा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।